बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, 30 जनवरी पेशावर पुलिस लाइन पर होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात बदस्तूर जारी है। लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आ सकी है। अब तो ये कहा जा रहा है कि जो हमलावर के या जो ये हमला है, इसके ताने बाने जो है अफगानिस्तान से मिलते हैं। चंद दिन पहले आईजी खैबर पख्तूनख्वा माज़म जान अंसारी साहब ने दावा किया था कि हम जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है उसके करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द जो है हम उनको बेनकाब भी कर देंगे, उनको खात्मा कर देंगे। लेकिन वो उसकी भी तकरीबन कई दिन हो गए हैं और अभी तक कोई जो वाज़ेह बात है वो सामने नहीं आ रही है। आज पेशावर के अखबारात में एक इश्तिहार भी दिया गया है जिसमें हमलावर के सहूलतकारों के बारे में मालूमात देने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया है। तो जो जिस दिन ये हमला हुआ, उसी दिन आईजी साहब ने ये भी कहा था कि ये जो हमला है ये यकीनी तौर पे एक सिक्योरिटी लैप्स है, पुलिस की नाकामी है और ये जिम्मेदारी जो है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक वाक़ई की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, आप इसका इकरार करते हैं कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ, तो अब फिर उसमें दूसरा जो एक मरहला आता है, वो ये है कि फिर आप जो है ना ये या तो फिर स्टेप डाउन होंगे या फिर आप जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कई दिन गुज़रने के बावजूद भी अभी तक वाज़ेह तौर पर किसी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, न तो इतने बड़े पैमाने पर कोई पुलिस के अंदर, सीटीडी के अंदर कोई तबादले हुए हैं। तो इन तमाम सवालात पे आज हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन कर रहे हैं एहतिशाम खान, जो कि एक नौजवान रिपोर्टर है। ये क्राइम और जो टेररिज्म के वाक़यात है, एक अरसे से वो कवर कर रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं। एहतिशाम खान, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एहतिशाम खान, जैसे मैंने कहा भी कि ये जो वाक़या है इसकी अभी तहकीकात हो रही है, कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आ सकी है। तो आपके पास कोई लेटेस्ट क्या मालूमात है कि ये जो तफ्तीश है ये कहाँ तक पहुँची है? रिफत साहब देखिए, चूंकि हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में माजी में गुज़श्ता 5 से 6 सालों के दौरान जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो उसमें अगर हम बात करें पेशावर की, तो पेशावर में गुज़श्ता साल जो कुचा रिसालदार में धमाका हुआ था, खुदकश हमला हुआ था, उसके बाद या उससे 2-3 साल पहले पेशावर में दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ था। और हुँ। 2005 से लेकर 2023 तक अभी हम देखें तो पेशावर में जो पेशावर पुलिस है, आज तक कोई इतना बड़ा धमाका नहीं हुआ जिसमें बराह रास्त तौर पर पुलिस को इस तरह टारगेट किया गया हो और 100 के करीब जो है वो पुलिस के यंग स्लॉट जो है वो इसमें टारगेट बनी हो। हुँ। हमने देखा था कि जो शबकदर में चंद साल पहले जो फ्रंटियर कोर के फ्रंटियर कांस्टेबल के जो जवान थे, उनकी 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। तो उस वक़्त ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, 2 खुदकश हमलावर जो थे, उन्होंने जो एफसी के जवान थे उनको टारगेट किया था। ये उसी तरह का एक हमला था जो पहली मर्तबा जो पेशावर पुलिस लाइन जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सबसे मजबूत किला था और एक ऐसी जगह पे ये पुलिस लाइन वाक़या है जो कि एक रेड ज़ोन का एरिया है। यहाँ पे एक आम बंदे का या आम शहरी का दाखिल होना एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा एक जी। हमला हुआ और उसमें आप देखें कि अभी भी कुछ ज़ख्मी जो हैं वो 1 हफ्ता गुज़र जाने के बावजूद भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी थी इस हमले की। आपने बात की इसकी बात की चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और जो काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट है, वो गुज़श्ता चंद माह से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि पेशावर में इस तरह का एक बड़ा अटैक हो सकता है, खुदकश हमला हो सकता है। गो के जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं, हमने देखा कि डीआई खान में, लकी मरवत में, बन्नू में और ज़िला खैबर और पेशावर में जो टारगेट किलिंग के वाक़यात थे, उनमें आए रोज़ इज़ाफ़ा हो रहा था। और जो केपी जी। पुलिस थी वो एक जदीद टेक्नोलॉजी का उनको एक चैलेंज का सामना था। जो अमेरिकी वेपन्स थे जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होते थे तालिबान के खिलाफ,
وہ خیبر پختونخوا پولیس کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوئے، اور نومبر سے لے کر جنوری تک وقتاً فوقتاً صوبے کے مختلف اضلاع میں پولیس جو ہے وہ نائٹ ویژن گنز اور تھرمل سائٹ جو ہے وہ ان کے کاروائیاں ہوتی رہی۔ پولیس جو تھی، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھا، وہ اس وقت اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہے اور جو شدت پسند جو اس طرح کی نئی اسٹریٹجی سے اٹیک کر رہے ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو انہوں نے جب پشاور میں ڈی ایس پی سردار حسین جب ٹارگٹ ہوئے، تو اس کے بعد ایک جامعہ واضح حکمت عملی بنائی گئی، جدید ویپنز خریدے، اور اس کے بعد جو صوبے کے ملکن ریجن اور جو ساؤتھ ریجن جہاں پہ سب سے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ جدید جو ویپنز تھے ان کو پولیس چیک پوسٹوں کو فراہم کیے۔ لیکن یہ جو پشاور میں سوسائڈ حملہ ہوا، اس کے لیے پولیس کے پاس یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے پاس اسپیسیفک قسم کا کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ اچھا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایک سیکیورٹی لیپس ہوا ہے آپ کے خیبر روڈ پہ، جہاں پہ کوئی کسی مشتبہ گاڑی کا آنا، کسی مشتبہ موٹر سائیکل کا آنا، اور پھر وہاں سے پیدل چل کر خودکش حملہ آور کا آنا، اور اپنے ٹارگٹ تک 10 سے 15 منٹ کے درمیان اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا، یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، جس کا یقیناً خیبر پختونخوا پولیس کے جو ذمہ دار افسران ہیں اور صوبائی حکومت ہے، اس کو اس کا باقاعدہ طور پر جواب دینا ہوگا۔ بالکل، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور یہ کچھ دنوں سے اخبارات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس پہ لوگ جو ہے نا رائے زنی کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کی پہلی سی کوئی جو ہے نا مطلب انٹیلیجنس معلومات نہیں تھی۔ تو یہ ایک تو یہ پولیس کی بھی ناکامی ہے، ساتھ میں جو اس کے ساتھ باقی جو ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں، تو ان کی بھی ایک بڑی ناکامی ہے۔ اچھا، اس میں یہ امکان کس حد تک موجود ہے کہ کوئی اندر سے پولیس اہلکار اس میں جو ہے نا ملوث ہو یا حملہ آور کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، تو اس میں یقینی طور پر جو مقامی معاونت ہوتی ہے، مقامی جو مدد ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، تو وہ ضروری یہ عنصر اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس واقعے میں بھی یہ بات کسی طور پر رد نہیں کی جا سکتی کہ جو پشاور پولیس لائن میں فتش ہوا ہے، اس میں جو لوکل انفارمیشن تھی، یا پولیس کے جو کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اس حملے میں سہولت کار کا یا معاونت کا کردار ادا کیا، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک مختلف جو ذرائع ہیں ان سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں اس دھماکے کے حوالے سے کہ چند عرصہ پہلے پشاور پولیس لائن میں ہی کچھ تعمیراتی کام جاری تھے، اس میں کچھ مزدور جو تھے وہ کام کر رہے تھے، اور اسی جو مزدوروں کا عملہ تھا، اس میں سے ایک مزدور جو ہے یہ جو پشاور پولیس لائن دھماکے میں جو موٹر سائیکل استعمال ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے آخری بار اس مزدور نے خریدی تھی۔ جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس مزدور کے قوائف کے حوالے سے معلومات اکٹھے کر رہے ہیں، کتنا ٹائم اس مزدور نے پولیس لائن میں گزارا تھا، اور اس کے روابط جو ہیں وہ کن کن لوگوں کے ساتھ تھے، اس کے موبائل سی ڈی آر کے اوپر، اس کے ڈیٹے کے اوپر بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ رفعت صاحب، اس حوالے سے کچھ اور بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جس کی بات آ رہی تھی کہ حملہ آور جو ہے وہ اکیلا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور انویسٹیگیشن آگے بڑھتی گئی، تو پشاور کا جو رنگ روڈ کا ایریا ہے، جو بٹبیر سے اس سائڈ پہ آپ آئیں تو جو اسکیم چوک کا ایریا ہے جمیل چوک تک، وہاں تک جب کیمرے چیک کیے گئے تو اس میں خودکش حملہ آور کے ساتھ ایک سہولت کار بھی موجود تھا، اور وہی سہولت کار جو ہے اس کو جی ٹی روڈ تک لے کر آیا، اور پھر آگے جو ہے خودکش بمبار جو ہے خود اپنے ٹارگٹ تک پہنچا ہے۔ تو نافذ کرنے میں انہوں نے جو سہولت کار ہے اس کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی ہے۔ البتہ گزشتہ جو 24 گھنٹے ہیں ان کے دوران جو آپ نے اسٹارٹ میں ہی بات کی تھی کہ جو غیر ملکی جو عنصر ہے اس کو بھی ابھی اس پہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یقیناً آپ دیکھیں ماضی میں بھی جب قبائلی علاقوں میں یا خیبر پختونخوا میں یا پشاور میں جب بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں جب ہم اینڈ پہ جاتے ہیں تو جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، وہاں پہ ہی
उनके आने बाने जो है वहीं से मिलते हैं और उनकी कड़ियाँ जो है वहीं से मिलती हैं। तो इस धमाके के बारे में भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो सुसाइड बॉम्बर था, उसकी ट्रेनिंग जो थी वो अफ़गानिस्तान में हुई थी। इब्तिदाई अच्छा। तौर पर ये मालूमात साफ है कि इसका ताल्लुक जो कबायली ज़िला मोहम्मद है वहाँ से बताया जा रहा है, और जो कुछ मकामी जो इंटेलिजेंस के ज़राए हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हमला-आवर का ताल्लुक कबायली ज़िला मोहम्मद से ही था। अच्छा, ये वैसे बड़ी अहम बात है कि थोड़ी देर पहले जो है टीटीपी की तरफ से यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। उस बयान में जो है ना वो मुख्तलिफ बातें की गई है, लेकिन ये जो कल से ये बातें हो रही हैं कि इस वाक़े के ताने-बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं, तो उसी के तनाज़ुर में वो बयान है और उसमें टीटीपी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारा जो एजेंडा है वो सिर्फ़ पाकिस्तान तक महदूद है। हम जो है ना मतलब किसी गैर मुल्की एजेंडे पे यकीन नहीं रखते हैं। और हमारे दरमियान जो लोग हैं वो सारे मतलब उसमें गैर मुल्की नहीं है। न हमने मतलब कभी गैर मुल्कियों को जो है ना ये दावत दी है कि वो हमारी तहरीक में शामिल हो जाएँ और न अभी हमारे साथ मौजूद है। अगर कोई अफ़गान शहरी उसमें है अफ़गान यानी नेशनल, तो वो भी जो है ना पाकिस्तान वो टीटीपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों की वज़ह से उनके साथ शामिल हुए हैं। तो असल में उनका जो इशारा है वो इसी तरफ है जो अभी आपने उसका ज़िक्र किया। अभी तक जो है ना इस वाक़ये की ज़िम्मेदारी के हवाले से भी बड़ी कन्फ्यूज़न पाई जाती है। जो टीटीपी है उसने तो बाकायदा एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये लाताल्लुकी का इज़हार किया है। लेकिन जिस दिन ये धमाका हुआ उसी रोज़ जो है वो कुछ जो टीटीपी से वाबस्ता एक जो उमर खालिद खुरासानी का ग्रुप है, जो माज़ी में जो है ना जमातुल अहरार है, अहरारुल हिंद के नाम से मशहूर रहा है। तो उनके लोगों ने कुछ ऐसे ट्विटर पे कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जिसमें वो खुशी का इज़हार कर रहे थे। तो लेकिन अभी तक किसी ने बाकायदा तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। तो आप का इस बारे में क्या ख़्याल है कि सिक्योरिटी इदारों से या जो अहलकार हैं उनसे आपके इस हवाले से कोई बात हुई है कि ये जो है ना ये किसका काम हो सकता है? देखिए रिफत साहब, इस हवाले से जो इस तमाम मामले को एक हेड के तौर पर देख रहे हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है। तो गुज़िश्ता अच्छा, रोज़ भी उनकी सहाफ़ियों से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है कि इस धमाके से मुतल्लिक अगर हमें जो इनिशियल कुछ मालूमात मिली हैं कि जो सुसाइड बॉम्बर है उसकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग का मरकज़ अफ़गानिस्तान था। तो उनका ये कहना था कि अच्छा, ये बात जो है हम अफ़गानिस्तान के साथ उठाएँगे। सिफ़ारती सतह पर भी ये मामला इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो हुकूमत पाकिस्तान को भी इस हवाले से तमाम इस चीज़ से आगाह किया जाएगा और फिर अफ़गानिस्तान के साथ भी ये मामला उठाया जाएगा। चूँकि माज़ी में भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जब भी दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, जो हमले के सहूलतकार जब आए हैं उनके कवायद चेक किए हैं, उनके पासपोर्ट चेक किए हैं, उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, वो जब चेक की जाती है तो अफ़गानिस्तान से ही उनके लिंक्स मिलते हैं। तो इस धमाके के अच्छा। बारे में भी खदशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। रिफ़त साहब, आपने खुद भी जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं वहाँ पे आपने वक़्तन-फ़वक़्तन ट्रेनिंग की है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने की हैं। तो उसमें भी आपने देखा है कि पहले जो अस्करियत पसंद थे वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में उनके ट्रेनिंग कैंप्स हुआ करते थे। लेकिन वक़्त जी, गुज़रने के साथ-साथ जो ग्रुप्स बने हैं, जो नए ग्रुप सामने आए हैं और जो हम दाइश की बात करें तो गुज़िश्ता चंद अरसे में जो बड़े अटैक्स हुए तो उसमें दाइश का काफ़ी ज़िक्र था। तो ये जी। वो लोग ज़्यादातर इन्होंने अफ़गानिस्तान में ही ट्रेनिंग की हुई थी। तो अभी जो रिसेंटली ये जो अटैक्स हो रहे हैं तो उसमें भी हमने देखा कि जो पेशावर का जो हमला हुआ था, कूचा रिसाल वाला, तो उसमें भी जो नंबर था उसने जो दीगर मालिक हैं वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की थी, अफ़गानिस्तान में भी उसने ट्रैवल किया हुआ था। तो इस धमाके के बारे में भी जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं मुअज़्ज़म जान अंसारी, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ ये की और उसमें ये बात तय की है कि अफ़गानिस्तान जो है वो हालिया सूरत-ए-हाल के हवाले से जो हमें सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको ये सिक्योरिटी खदशात क्लियर करने चाहिए। जी। अच्छा एहतिशाम खान ये आईजी साहब ने पहले दिन जब ये वाक़या हुआ तो उसी दिन उसने ये इसकी ज़िम्मेदारी ली थी कि ये पुलिस की जो है ना लापरवाही है,
सिक्योरिटी लैब्स है और मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमने अक्सर औकात देखा है कि जैसे कोई अपनी गलती जब मान लेता है तो फिर दूसरा उसका स्टेप ये होता है कि वो स्टेप डाउन हो जाता है, वो ओहदा छोड़ देता है। लेकिन आईजी साहब तो बदस्तूर उसी ओहदे पे जो है ना बरकरार है, और न जो है ना हमने पुलिस के अंदर कोई बड़े पैमाने पर और कोई इस तरह की जो है ना वो औकात पे चाट देखी, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर देखी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? रिफत साहब, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है। अगर ये धमाका पंजाब में हुआ होता तो इसके जो डायनामिक्स थे वो चेंज थे, गए तो बात सूरत हाल जो है वो काफी मुख्तलिफ होती। वहाँ के सीसीपीओ या जो आला पुलिस अफसरान है या जो सीटीडी के वहाँ के आला अफसरान होते तो शायद उनका तबादला 48 घंटों के अंदर हो जाता। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, ये सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। सूबाई हुकूमत ने इस वाक़े के बाद एक JIT बनाई है, जिसमें जो पुलिस हुकाम है, जिसमें जो इंटेलिजेंस हुकाम है, उनके ऊपर मुश्तमिल एक JIT बनाई है, जो कि 25 से 30 दिनों में, जो कानूनी तौर पर 30 दिनों में JIT को अपनी कंप्लीट करने का जो है अभी तक नजर नहीं आ रहा कि जो जिम्मेदारान है, जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, जो पुलिस लाइन के अंदर जो जिम्मेदार हैं, जो हेडक्वार्टर के जो जिम्मेदार लोग थे, या जो पेशावर पुलिस के जो चीफ नहीं हुआ था कि पुलिस लाइन के अंदर सुसाइड नंबर आए और वो अपना टारगेट अचीव करे। इस हवाले से अभी तक जो JIT है वो सिक्योरिटी लैब्स हुआ है, जो जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो इस बम्बार को चेक करते, या जो यहाँ पे नफरी डिप्लॉयमेंट हुई थी, तो कितना एक्सपीरियंस था ये लोगों को चेकिंग के हवाले से। यहाँ पे स्कैनर्स क्यों नहीं लगाए गए थे जो लोग अंदर जाते हैं पुलिस लाइन के अंदर, या इसके अलावा जो CCTV कैमरास थे उनकी मॉनिटरिंग कौन लोग कर रहे थे, उस हवाले से भी वो तमाम चीजें जो है वो चेक की जा रही हैं। यही बताया जा रहा है कि अभी तक जो है जो खैबर पख्तूनख्वा के जो DIG थे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के, उनको इब्तदाई तौर पर अपने ओहदे से हटाया गया है, उनको स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट करने का कहा गया है। साथ ही हमने देखा कि जिस रोज ये धमाका हुआ उसी रोज जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी थे उनका भी तबादला किया गया। लेकिन जो मैदान में जो लोग थे, जो इसके बुनियादी तौर पर जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ अभी तक ना कोई महकमाना कार्रवाई हुई है, ना उनकी यहाँ से ट्रांसफर हुई है। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि जब JIT अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर DIG जो इस वक्त मर्दान है, मोहम्मद अली गंडापुर, उनको इस JIT का हेड बनाया गया है, जबकि इस जो JIT है उसमें जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके मेंबरान शामिल हैं। तो लगता ये है कि अगले 20 से 25 दिनों में JIT की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन रिफत साहब, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस धमाके के बाद जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना लिया गया तो आइंदा दिनों में मुस्तकबिल में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर खुदा न करे इस तरह का कोई वाकया बन्नू में होता है या डी खान में होता है या नौशहरा पुलिस लाइन में होता है या किसी भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वहां पे इस तरह का वाकया होता है, तो कोई भी इस चीज को संजीदा नहीं लेगा, कोई भी सिक्योरिटी जो है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि इस वाकये के बाद जो है जिम्मेदारों के खिलाफ हाई लेवल पे उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। एक रिवायती कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ चंद जो 10 से 15 पुलिस कांस्टेबल जो है वो पुलिस लाइन के गेट के सामने मौजूद थे तो उनको उनका उनका सस्पेंड कर दिया जाए या चंद एक को नौकरी से मुअत्तल कर दिया जाए या उनकी नौकरी खत्म कर दिया जाए। अब बड़े लेवल पे अगर इस मामले के बाद कार्रवाई होती है तो यकीनन आने वाले दिनों में जहां भी सिक्योरिटी लैब्स के बारे में कोई सोचेगा तो वो यही सोचेगा कि जब पेशावर में धमाका हुआ तो उसके बाद जो है बड़े बड़े अफसरान को सजा दी गई थी। अगर ये वही रिवायती तरीका हुआ जो बनू जेल में हमने देखा कि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वही लोग दोबारा फिर बहाल हो गए थे। जो हमने कुछ अर्सा पहले जो एक बनू में जो दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हुआ तो उसके बाद भी होना तो ये चाहिए था कि वो जो लोकल पुलिस थी या जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमने उस वाकये से भी सबक नहीं सीखा। तो पेशावर का जो वाकया है ये एक तीसरा बड़ा वाकया है। अगर ये वाकया भी इसी तरह
ماضی کے واقعات کی طرح چلا گیا تو آئندہ بھی ہم مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے لیپسز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم نے کبھی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہاں اس ملک میں بڑے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن کبھی جو ہے نا کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی، اور ایسی جو ہے نا وہ معاملات چلتے رہے ہیں۔ اگر اس مرتبہ بھی جو ہے نا یہی روایت برقرار رکھی گئی تو پھر اس طرح کے مزید واقعات کا روکنا جو ہے نا وہ مشکل ہوگا۔ احتشام خان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔